सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, साल 2023 के अख्ताम में महज 2 घंटे बाकी बचे हैं और साल 2023 में मुल्क के सियासी मैदानों में बड़े वाक़यात का जिक्र किया जाए तो MQM एक बार फिर से मुत्तहद हो गई है। बल्दियाती इंतखाबात में पहली बार पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर लाने में कामयाब हुई। बानी PTI की गिरफ्तारी और रद्द-ए-अमल में 9 मई के वाक़यात को नहीं भूला जा सकता। पहली डिजिटल मरदमशुमारी भी मंजूर कर ली गई है और इसकी मंजूरी के बाद ऐन उसी दिन जब अगले दिन ही मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुद्दत खत्म होने से पहले ही कौमी असम्बली तहलील कर दी और इसी माह में तमाम असम्बलियां तहलील कर दी गई। निगरानों ने मुल्क को संभाल लिया और इस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को भी नहीं भूला जा सकता। इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबात कराने में हिचकिचाहट का शिकार थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया और इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल को दुरुस्त समत में ले जाने में अहम किरदार अदा किया और ISFC का क़याम अमल में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जाने लगा। साल 2023 में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 67,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सयाहती इदारे ने पाकिस्तान को साल 2023 में सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया। फिल्म इंडस्ट्री में भी कई उतार चढ़ाव देखने में आए। सिनेमाघरों में फिल्में तो लगी लेकिन उन्हें देखने वाले शायकीन कहीं कम ही नजर आए। अब ये महंगाई का असर है या नौजवानों में शऊर की कमी के? अवामी तफरीहात का जो रुझान है वो कम से कम तर होता चला जा रहा है। अब ऐसा क्या किया जाए कि नौजवानों को, नए कारोबार करने वालों को ऐसा बताया जाए, क्या सिखाया जाए कि वो आलमी मंडी में मुल्क की मईशत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकें और खुद भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। 2023 साल इख्तिताम होने जा रहा है, 2024 का आगाज भी होगा और इस दौरान क्या कुछ किया जा सकता है? पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तानियों के मामलात कितने हद तक बेहतर हो सकते हैं? और एक चीज जो मैं शायद शामिल करने में थोड़ा सा मिस कर गया, 2023 वो साल था जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने मुल्क को छोड़ा और गालिबन करीब कोई तकरीबन 4.5 के करीब लाख लोग थे जो कि मुल्क छोड़ के सुहाने सपने लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को खैरबाद कह के दूसरे ममालिक की तरफ चले गए। तो जनाब उनसे शाह टैरो कार्ड रीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 2024 कैसा रहेगा उनसे जरा मजीद बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और शमून अब्बासी साहब भी एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, वो भी आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू उनसे साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसा रहा 2023 आपका? वालेकुम अस्सलाम, आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और 2023 मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो ऑब्वियसली आते हैं हर साल, कुछ ना कुछ जो है वो नया साल जो है एक चैलेंज लेकर आता है, लेकिन मेरे प्रोफेशन के हिसाब से 2023 अच्छा लगा, अच्छा रहा मेरे लिए। चले किसी का प्रोफेशन तो चलता रहा ना, मतलब मैं ये कहूँ जी बिल्कुल, मेरा जो काम है, मेरी दुकान चलती तो लोगों ने क्या पूछा है, मतलब लोगों ने आपसे पूछा हमारे हालात कब बेहतर होंगे? हाँ बिल्कुल, अब देखिए ये नया जो साल है ना, उसमें भी ये जो नॉलेज है उसकी तरफ लोगों का बड़ा झुकाव होगा, रुझान होगा और लोग जानना चाहेंगे कि अपने बारे में भी और जो दुनिया में जो मामलात चल रहे हैं उनके बारे में भी उनको जो है पहले से ही वो चाहते हैं कि मालूमात हासिल कर सकें। चले तो 2024 के बारे में कार्ड्स वगैरह क्या कहते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूं, जरा जावेद साहब से भी गुफ्तगू करूं, शमून साहब ने भी जी देखिए 2024 को अगर जमा किया जाए तो नंबर 8 बनता है। 2 + 2 + 4 नंबर इज 8 नंबर जो होता है वो प्लैनेट सैटर्न का नंबर होता है और प्लैनेट सैटर्न जो है बड़ा टफ प्लैनेट होता है। नेगेटिव लोगों के साथ बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा, यानी कि कार्मिक ईयर भी हम इसको कहते हैं, कर्म का साल, यानी कि जो आप एमाल करेंगे, अच्छे एमाल करेंगे तो उसका सैटर्न जो है आपको लाइक करेगा और अच्छा फल देगा। अगर आप लोगों के साथ धोखा देंगे, उनको फ्रॉड करेंगे, चीट करेंगे तो सैटर्न जो है आपको सजा देगा, उसकी पनिश करेगा। यानी कि अगर जो बोएंगे वो काटेंगे। इंसाफ पसंद सही सितारा लगता है मुझे ये जी, इंसाफ पसंद को सितारा लग रहा है मुझे, इंसाफ पसंद, जस्टिस वाला। और अच्छा, ये जो सैटर्न जो है वो शादियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रियल स्टेट का जो बिजनेस है
उसमें सक्सेस मिलेगी। गोल्ड की प्राइस जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, महंगाई में तो इजाफा होता ही नजर आ रहा है। ऑन अ लाइटर नोट पर मैं आगे बढ़ता हूं, जिनकी शादियां हो गई हैं उनके लिए भी ये सितारा शादी के लिए बेहतर रहेगा या जिनकी नहीं हुई है उनके लिए बेहतर है? देखिए शादी के बाद तो अब आपको पता ही है क्या वो किसी के बहुत अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं ना, परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं होती। मैं खैर मजाक कर रहा था। खैर चले, जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फिर शमून साहब की तरफ भी जाऊंगा। जावेद साहब ये बताइएगा 2023 अगर इसको समाप्त किया जाए तो किस तरह से करेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया बेटा। मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने सालों की तकसीम किया है ना कैलेंडर में, ये तो हमारी अपनी तकसीम है, वरना वक्त तो एक ही फ्लो के साथ जो है वो है चल रहा है। और अभी तक इस बात पर भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सका दानिश्वरों का कि क्या वक्त चल रहा है या हम चल रहे हैं, क्योंकि इस बात का भी बहुत इम्कान है कि वक्त जो है वो एक स्टैटिक हालत के अंदर एक कैफियत हो और उसमें हम एक प्रोसेस के तौर पे मूव कर रहे हैं। लिहाजा मैं जाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी को इस तरह सालों के सेगमेंट में डिवाइड करने की बजाय लम्हा बलम्हा डिवाइड करना चाहिए, या कम से कम ये जरूर करना चाहिए कि हर रोज रात सोते वक्त हम पूरे दिन का जायजा लें कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरा, और उस दिन का मामला रात को ही सॉर्ट आउट करके हम सोएं कि यहाँ मैंने ये गलतियां की थी, ये चीजें मैंने ठीक की थी, इन चीजों को मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि हम जब भी ग्रोथ की या डिटीरियोरेशन की बात करते हैं तो हम अपने बाहर की चीजों की बात करते हैं, लेकिन ग्रोथ का ताल्लुक हमारे अपने आप से है। लिहाजा मैं इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, मैं पहले से ज्यादा बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे ख्यालात बेहतर हुए कि नहीं, मेरे रिलेशंस बेहतर हुए कि नहीं, मेरी यूजफुलनेस बेहतर हुई कि नहीं हुई, ये डिटरमिन करेगा कि हमारा वक्त अच्छा गुजरा या हमारा वक्त अच्छा नहीं गुजरा। सर लेकिन ये बहुत कम लोग करते हैं ना, मतलब मैं ये देखता हूं, मतलब मैं हमारे माशरे के अंदर के लोग अपनी बेहतरी इस्लाह करने के बजाय दूसरा कितना बदतर सूरत हाल का सामना कर रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसी की वजह से तो मुआशरा जन्नत का नमूना नहीं बना हुआ, क्योंकि एक बुनियादी गलती हो रही है ना। हम जिस चीज को तरक्की कह रहे हैं वो मादे की तरक्की है, वो इर्द गिर्द की चीजों की तरक्की है। फर्ज करें मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि पहले जो थे लोग रेडियां चलाते थे, अब जहाज बन गए हैं, तो असल में ये मैटर की तरक्की हुई है। इंसान की तरक्की वो होगी जिसमें इंसान का अपना सोचने का जाविया निगाह, उसका अपना जो इमोशनल स्टेटस है और जो उसका स्पिरिचुअल स्टेटस है वो ग्रो करेगा, और वो जिन लोगों का ग्रो करता है वो फिर अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारते हैं। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं अक्सरियत अगर ऐसा नहीं करती, इसीलिए तो मुआशरे में ये सारी बुराइयां जो हमें नजर आ रही हैं। ठीक है शमून भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली आप उसका एक बड़ा एक अहम चेहरा भी हैं, अहम नाम भी हैं, अहम किरदार भी हैं। अच्छा, हम जब बॉलीवुड की तरफ देखते हैं तो जनाब 2023 उनके लिए बड़ा शानदार किस्म का रहा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये साल कैसा रहा, किस तरह देखेंगे आप? जी, तमाम देखने वाले, पूरा साल जो है वो असल में हम वो फिल्म्स देखते रहे हैं जो कि पिछले 3 से 4 साल पहले बन रही थी, और कोविड की वजह से उनमें जो गैप आया, हमने बेसिकली जो 90% फिल्म्स अभी सिनेमाज में देखी हैं पाकिस्तानी, वो फिल्म्स हैं जो 2018-19 में प्रोड्यूस हो रही थी। तो डेफिनेटली हम ये जरूर कह सकते, ये तो नहीं कह सकते कि दे आर लेटेस्ट प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्शंस वो अभी की नहीं थी, वो पुरानी प्रोडक्शंस थी। अब डेफिनेटली ट्रेंड्स भी चेंज हुए हैं, स्टाइल चेंज हुआ है, सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। तो थोड़ा मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सिनेमा ने सिवाय मौला जट के आई बिलीव कि सिनेमा ने कोई बहुत बड़ा पिक लिया हो। लेकिन सर देखिए, जैसे मैं अगर फिर आपको बॉलीवुड की मिसाल दूंगा, अब दुनिया के अंदर ये देखा जा रहा है कि हम अब जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, समथिंग लाइक दिस ना, वहां पर अपनी मूवीज को प्रमोट भी कर रहे हैं और मूवीज को रिलीज भी कर रहे हैं। लोगों को सिनेमा में खींच के लेकर आना ये बड़ा मुश्किल अब हो गया है। महंगाई कह सकते हैं, मसरूफियात कह सकते हैं, तरजीहात कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं। तो हम लोग उस तरफ क्यों नहीं जाते सर? हम किस तरफ नहीं जाते कि हम जो मूवीज हैं वो सिनेमा में रिलीज करने के बजाय नेटफ्लिक्स या इस तरफ की साइट्स पे आए? देखिए, एक तो हमें पहले क्लियर हो जाना चाहिए पूरे पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स को और तमाम प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, कि नेटफ्लिक्स पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स नहीं देता। हमने उस काबिल अपने प्रोजेक्ट्स बनाए ही नहीं है, ना हम। अच्छा, गालिबन शायद मेरा राब्ता उनसे। जी 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 बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है।
जी, मैं कह रहा था कि देखिए पाकिस्तान की फिल्म जो है ना वो नेटफ्लिक्स नहीं लेता अमूमन, क्योंकि हमने उनके स्टैंडर्ड्स को मीट किया। ठीक है, हम उस मेयार पे अभी तक उतरे नहीं है। और मैं पाकिस्तान में सुनता हूँ हर दूसरा तीसरा आदमी कह रहा होता है यार मैं नेटफ्लिक्स के लिए कुछ कर रहा हूँ, विच इज अ लाई। अभी मेरे ख्याल में सिर्फ एक चैनल है जो एक ड्रामा बना रहा है उनके लिए, लेकिन उसके अलावा जो है वो नहीं है। दूसरी बात ये कि इंडिया में जो मैनेजमेंट है, जो उर्दू बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले जो 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 कंटेंट है उसे इंडिया देख रहा है। इंडिया डजंट वांट अस टू कम एंड हम अपनी चीजें दिखाएं। और दूसरा ही कि हमें अपने मेयार भी बढ़ाने पड़ेंगे, हमें अपने सेंसर के जो मसाइल हैं उनमें से निकलना पड़ेगा, हमें अपने जो टॉपिक्स हैं उनको भी तो इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तब नेटफ्लिक्स हमें इंटरेस्ट है। और शमून साहब, फिर एक चीज ये भी है ना कि आप एक तरफ नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं, कंटेंट पूरी दुनिया का देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो आप खुद कह रहे हैं कि हमारी फिल्मों का मेयार उस तरह का रहा नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, जिस तरह से हमें दुनिया को कंपीट करना है, तो सर फिर कोई क्यों जाके सिनेमा में जाके पाकिस्तानी मूवीज देखेगा? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। आई एग्री, मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूँ। और मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो मतलब आज के दौर में डिजिटल को ज्यादा प्रेफर करता है। मैं अपनी फेवरेट मूवीज भी नहीं जाके देखता, कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ये इवेंचुअली इसने ओटीटी पे आ जाना है या इसने किसी स्ट्रीमिंग लाइन पर आ जाना है, तो वहां पे देख लेंगे। दूसरी बात है कि हम टिकट्स के पैसे कम नहीं कर रहे, यानी अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड में जो मतलब एक वक्त आता है जब 200 रुपए का भी टिकट कर दिया जाता है, कुछ सिनेमाज हैं, हमारे यहाँ सिनेमाज कम है। हमारे यहाँ है ही टोटल 3 रीजन जिसमें फिल्म देखी जा सकती है। आपको पता है केपीके में कोई इतना ट्रेंड नहीं है, पेशावर में, क्वेटा में बाकायदा नहीं है। हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बस ये 2 जगहें 3 जगहें हैं जहाँ पे हमारी फिल्म्स लग जाती हैं। बाकी छोटे छोटे सिनेमाज हैं जहाँ पर कोशिश की जाती है, बट वहाँ पे हमने वो ट्रेंड क्रिएट नहीं किया। दूसरा, हम जब तक ये बॉलीवुड की कॉपियां बनाना बंद नहीं करेंगे, लोगों को जब बॉलीवुड वाला स्टाइल देखना है तो वो एक्चुअली बॉलीवुड देखेंगे। वो हमारी क्यों देखेंगे भाई? हम क्यों अपनी गरीबी? अच्छा सर, मैं इस सवाल से शमून भाई मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन आगे चल के, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी सिनेमा में इंडियन फिल्में लगनी चाहिए। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस सवाल पे आपके पास बाद में आऊंगा। जावेद भाई, सर ये बताइएगा सर कि 2024 के लिए नौजवानों के लिए बेस्ट मोटिवेशन क्या हो सकती है? क्योंकि 2023 तो मुश्किलात का साल करार दिया जा रहा है, परेशानियों का साल करार दिया जा रहा है, महंगाई का साल करार दिया जा रहा है, बेरोजगारी का साल करार दिया जा रहा है। 2024 नौजवानों को किस तरह से अपने आप को बेहतर करना होगा? देखिए, मैं तो उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो हर तरफ एक मायूसी की फिजा है, इसको जरा क्रिटिकली एनालिसिस करें। इसमें से बहुत सारी बातें दुरुस्त नहीं है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये जो सोशल मीडिया का एक बहुत ही गैर जरूरी और एक्सेसिव इसके जरिए से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसकी वजह से एक मायूसी क्रिएट की जाती है। पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं, वो सीरियस चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें सबको याद रखना चाहिए और खास तौर पे नौजवानों को याद करना चाहिए कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल मुल्क है। हमारे पास कुछ मेगावाट बिजली का बिजली कम है ना, तो हमारे सिर्फ सिंध और जनूबी पंजाब का जो सूरज है वो पता नहीं कितने गीगावाट बिजली पैदा कर सकता है। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रेशियस मेटल यहाँ मौजूद है। हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री मौजूद है, हमारे पास ये खेलों का सामान और जराहत के सामान मौजूद है, और सबसे बड़ा हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है। आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये यूरोप के सारे मुल्क हर साल पूरी दुनिया से नौजवानों को अपने मुल्क में झाड़ू देने से लेकर और आईटी के एक्सपर्ट्स तक सारे क्यों बुलाते हैं? इसलिए कि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारे उन लोगों का जिनके इख्तियार में हुकूमत है। वो हमारे लोग जो इस हुकूमत को चलाने वाले हैं, उनके जिम्मे है कि नौजवानों को चैनलाइज करें, इनको ह्यूमन रिसोर्स को यूज करें। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन जितने यूथ है ना, इस पोटेंशियल को कैपिटलाइज करके पाकिस्तान को बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा किया जा सकता है। तो मैं अगर एक पैगाम मुझे कहते हैं तो वो ये है कि खुदा के लिए इस मायूसी की फजा से निकलें। ये मायूसी की फजा जेन्युइन नहीं है, चैलेंजेस मौजूद हैं। सर, नेगेटिविटी पैदा होती है ना, खुद होती है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे आपको नेगेटिव माहौल बिल्कुल क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें चहमागोइयां होती हैं, कुछ फेक न्यूज वाला मामला काफी ज्यादा होता है, महंगाई है, बेरोजगारी है, दीगर मामलात हैं। सर, इसमें फिर बहुत ही कोई पॉजिटिव बंदा ही पॉजिटिव रह सकता है, वरना तो हर मामला नेगेटिविटी पे जाता है। देखिए, मैं थोड़ी सी ना जरा एक्सट्रीमिस्ट बात करने लगा हूं। वो ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान पैदा किया है, यानी हमारे जाहिर है और मज़ाहिब के हमारे बहन भाई भी सुन रहे होंगे। लेकिन जो एक मुसलमान नौजवान की जिंदगी है ना, वो उसकी जिंदगी ही मुजाहिद की जिंदगी है। अगर कोई मुसलमान नौजवान ये समझता है ना कि मैं यहाँ याशी करने के लिए
और यहाँ मैं सिर्फ एक ब्रांडेड लाइफ गुजारने के लिए आया हूँ, तो उसको अपने इस पैराडाइम को चेंज करना चाहिए। हम सारे फायर फाइटर्स हैं। अब फायर फाइटर अगर ये कहे भाई यहाँ तो आग लगी हुई है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, तो भाईजान आपको तो तनख्वाही इस बात की दी जा रही है कि आपने फायर फाइटिंग रिसीव करना है। तो इसलिए मैं और आप चैलेंजेस के लिए पैदा हुए हैं। अगर मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं तो इन चैलेंजेस को मैंने और आपने ही क्रिएट किया है और मैंने और आपने ठीक करना है। तो इसलिए मेरे ज़हन में तो इस बात पर कोई शक नहीं है कि हमारे कुछ डॉट्स हैं जो कनेक्ट होने वाले हैं। अगर वो डॉट्स कनेक्ट हो जाएं तो हमारे यहाँ बेइंतहा पोटेंशियल मौजूद है। अगर और हमेशा आपको इम्कानात नेगेटिविटी में से ही निकलते हैं। जब हम ये कहते हैं कि जैसे एक बड़ी मशहूर बात है कि 2 कंपनियों ने, जूते बनाने वाली कंपनियों, एक जजीरे में अपने बंदे भेजे, तो एक कंपनी ने आकर ये ऐलान बताया कि वहां 30,000 लोग रहते हैं, किसी के पाँव में कोई जूता नहीं है, वहां तो जूते बिल्कुल नहीं बिकेंगे। और दूसरे ने कहा कि वहां 30,000 लोग हैं, किसी के पाँव में कोई जूता नहीं है, 10,000 जोड़े तो फौरन भिजवाइए। जब प्रॉब्लम होता है तो तभी उसी में से तो बेहतरी के इम्कान डेवलप होते हैं। पॉजिटिविटी, बिल्कुल आपने। अच्छा उनसे साहब ये बताइएगा 2023 हमारा रहा है, 2024 भी कमोबेश ऐसा ही होना है पाकिस्तान के लिए? अगर पाकिस्तान के लिए सितारे क्या कहते हैं, या 2024 में कई तब्दीलियां आनी है, क्योंकि ऑब्वियसली 8 तारीख को इलेक्शंस भी होने हैं। मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आपके पास सितारे क्या कहते हैं कि इलेक्शंस कौन जीतेगा, लेकिन 2024 में कोई वाज़ेह तब्दीली आप देख रही हैं? जी देखिए, वाज़ेह तब्दीली क्या, देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड्स हैं तो पॉजिटिव। अगर हम बिजनेस वाइज देखें तो कार्ड भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर पैसे का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जो इनसिक्योर रहते थे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है कि उनको वो इनसिक्योरिटी, वो जो खौफ उनके दिल में था कि लॉसेस ना हो जाए और यहाँ पे बिजनेस करना या इन्वेस्टमेंट करना बेकार है, तो उन लोगों के लिए जो है मुझे बहुत पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। अगर वो अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में, ये बात उनको कैसे समझाया? ये बात हमें उनको भी तो समझानी पड़ेगी ना। जी जी बिल्कुल, इस समझाने के लिए तो ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ना। तो गाइडेंस जो है ना, वो मेरी नॉलेज के मुताबिक 2024 जो है वो इन्वेस्टमेंट्स का, कारोबार के हवाले से बहुत पॉजिटिव होगा। वो जो इनसिक्योरिटी, जो फियर्स है ना, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। कार्ड्स कोई भी एक नेगेटिव नहीं है, कोई बुरी खबर नहीं दिखा रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये कार्ड जो कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं भी करे तो आप अवाम जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी मदद करें। अपनी मदद आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सिंसियरिटी के साथ अपने काम जो है वो दोबारा से यहाँ पर पाकिस्तान में स्टार्ट करें। तो मुझे ऐसा फील होता है कि उनको जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन इस वक्त $1 मिलियन सवाल ये कि 2024 के 8 फरवरी में इलेक्शंस जीतेगा कौन, लेकिन ये सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा। शमून भाई, आपके पास मैं एक सवाल छोड़ के गया था, डू यू रियली एग्री, क्योंकि अवाम भी ये बात कहती है, या आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो इस पे शदीद मुखालिफ हूं कि पाकिस्तानी सिनेमा में पाकिस्तानी कंटेंट चलना चाहिए, इसी को पेट्रियोटिज्म भी कहते हैं। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी खून में ही पाकिस्तानियत दौड़ती है, तो मैं तो चाहता हूं कि जब वहां पर हमारी फिल्में नहीं चल रही, वो हमें नेटफ्लिक्स पर आने की इजाजत नहीं दे रहे या हमारे लिए टफ टाइम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे सिनेमा में भी पाकिस्तानी कंटेंट होना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? हमारे सिनेमा में तो पाकिस्तानी कंटेंट ऑलरेडी है, लेकिन व्हाट इज इट डूइंग? सवाल यह है कि अगर इंडियन फिल्म्स आती हैं तो उससे क्या असल फर्क पड़ता है, ये भी हमने देखना है। फर्क ये पड़ेगा कि जो लोगों का रुझान था सिनेमा में जाके फिल्म को देखने का, वो बढ़ता है। अच्छा, जो सिनेमा मलकान है, उनकी जो उनके घरों में भी, उनके सिनेमाज में भी तो लोग काम कर रहे हैं ना। हजारों लोग मैनेजमेंट कर रहे होते हैं सिनेमाज की, सफाई करने वाले से लेकर प्रोजेक्टर रूम में बैठे हुआ शख्स भी जो है वो इसी चीज से कमाता है। तो जब हम पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं तो हम इन लोगों को क्यों भूल जाते हैं कि इनका भी तो पैसा बनेगा भाई। वो पैसे भले इंडियन फिल्म हो या इंडियन फिल्म, मुझे बताएं, आपने किसी ने रोकी? हम फौरन डाउनलोड कर लेते हैं, हम फौरन जाके जो है वो कोशिश करते हैं कि उसका कोई लिंक मिल जाए। हम एक कोशिश करते हैं कि हम उसके रिलीज होने वाले दिन जो है, जिस दिन वो सिनेमा में रिलीज होती है, उस दिन वो फिल्म हमने देखी भी होती है रात में, और हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार वो अच्छी है कि बुरी है। यही तो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि बात ये है कि अगर ये ऐसा तो नहीं है कि आप पेट्रियोटिज्म के पीछे जो है वो आपने फिल्में देखना बंद कर दी हैं। तो अगर आपको ये फिल्में देखनी है, आप
अच्छा, गालिबन क्योंकि शमून साहब ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो उनका बार बार डिस्कनेक्ट नहीं रोका हुआ। जी 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 सर। प्रॉब्लम ये है कि असल में इंडिया ही आपको फिल्म नहीं दे रहा। ये जो हमने अपने ऊपर ये समझा हुआ है ना कि हम फिल्म नहीं ले रहे, ये गलत है। हम तो चाहते हैं फिल्म चलाना, लेकिन इंडिया ने अब मना कर दिया कि हम आपको फिल्म नहीं देंगे। पहले हमें चाहिए कि हम ये जो हमारे जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं ये खत्म करें, और ये जो नफरतें हमने फैलाई हुई हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, हम अपने कल्चर्स को मिक्स करें। अवाम देखिए बहुत प्यार करती है, इंडियन अवाम हमसे बहुत प्यार करती है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे जितने ड्रामे इस वक्त यूट्यूब पर चल रहे हैं, आप उनका देखिए रेशो क्या है, 67%, 80%, 70% वो इंडिया में देखे जा रहे हैं। सर, आई हर्ड अबाउट अमिताभ बच्चन साहब, ऑब्वियसली वो बॉलीवुड के इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग कहे जाते हैं। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप अपने फारिग औकात में क्या देखना पसंद करते हैं, नेटफ्लिक्स या समथिंग लाइक दिस ना, तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखना पसंद करता हूं, मुझे उसमें बेहतरीन कंटेंट लिखता है। अमिताभ बच्चन साहब अगर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो आप सोचिए कि उसके पीछे पर ऑब्वियसली क्या साइंस होगी। तो उसका मतलब यह है कि हमारी आवाम एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये सिर्फ जो पॉलिटिकल एक गर्मा गर्मी 24 घंटे रखी जाती है ना कि इंडिया पाकिस्तान में कोई टेंशन है, उसको लोग इनकैश करते हैं। आम आवाम एक दूसरे से प्यार करती है, और लड़ाइयां झगड़े कहानी होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि भाई फिल्में अगर लगानी है तो इनकी भी फिल्में लगाएं, ताकि रुझान दोबारा से बढ़े। सिनेमा ओनर्स को थोड़े से जरा प्रॉफिट्स आना शुरू होंगे, वो हो सके टिकट के पैसे कम करना शुरू करें। हमने सिनेमा ओनर्स को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, ये कहकर जी इंडिया फिल्में नहीं लगेंगी। हम क्या कर रहे हैं, हम 4-4 सालों में 5-5 साल में एक फिल्म निकालते हैं। तो भाई या तो फिल्में हर 6 महीने के बाद निकालना शुरू करें। 15 फिल्में होनी चाहिए आपके सिनेमा में हर साल, 15-20 नहीं होती, 3-4 फिल्में होती हैं। उसमें हम इतना शोर मचाते हैं, जिस दिन वो फिल्म लगती है वो फिल्म जो है वो मुंह के बल गिर जाती है, जितनी बड़ी भी फिल्म देख लें आप। तो मतलब इसका कोई हल निकालना चाहिए। और दूसरा मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अब वो जॉइंट वेंचर्स करना शुरू करे प्रोड्यूसर के साथ, फिल्म्स को खुद अप्रूव करें, खुद उसको प्री सेंसर करें, सेंसर पहले से डिसाइड करें कि क्या होनी चाहिए फिल्म क्या नहीं। सब्जेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर। चलिए सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है। शमून भाई, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके नए प्रोजेक्ट्स 2024 से आ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद शमून भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे शाह से एक अहम सवाल कि भाई इलेक्शन कौन जीत रहा है, वजीर आजम कौन बन रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शमून साहब, ये बताइएगा 2024 के लिए क्या प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं? मेरी जी 2 फिल्म्स आ रही हैं, और मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कुछ अर्से, मतलब 2 महीने से। मैंने YouTube पर फिल्म मेकिंग के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं उन लोगों के लिए जो ज़ाहिर फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं। और अमूमन होता ये है कि जब ज़ाहिर वो लोग कोर्सेज कर रहे होते हैं, सब होता है, तो वो बहुत एक लंबे प्रोसेस में उनको जाके सारी चीजें समझ आती हैं। मैंने जरा ब्रीफ तरीके से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें मैं हर एपिसोड में फिल्म मेकिंग का कोई ना कोई एक अफोर्डेबल टिप, या उनके मतलब शूटिंग के बारे में, कैमरे के बारे में, एडिटिंग के बारे में मैंने ये चीजें इंट्रोड्यूस कराना शुरू की हैं, और वो माशाल्लाह काफी देखी जा रही हैं और काफी उनको प्रोफेशनल लेवल पे ना, ऑब्वियसली। जी जी, ठीक है। तो सर, ये आपकी जो फिल्में आ रही हैं, ये मतलब वही टॉपिक्स जिस तरह के हम टॉपिक्स देखते हुए आए, या डिफरेंट टॉपिक्स? क्योंकि मैं बॉलीवुड की मिसाल आपको फिर से दूंगा। बॉलीवुड हर तरह के टॉपिक्स पर आजकल काम कर रहा है। मतलब वो उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारी इंडस्ट्री उस हिसाब से बड़ी नहीं है, लेकिन हम उस तरह काम नहीं कर पाते टॉपिक्स पर जहां पर वो होती है। क्या इसकी वजह ये होती है कि चल नहीं पाएंगे टॉपिक्स? देखिए, बॉलीवुड की जो परसेंटेज है सालाना फिल्मों की, वो 1100 से 1500 है। अब 1500 फिल्मों में से हमें पता तो चलता है हार्डली 40-50 फिल्मों के बारे में। बाकी आप सोचें, मतलब 1000 फिल्में जो हैं वो रिलीज भी होती हैं, वो पैसा भी कमाती हैं। तो जब इतनी फिल्में बनती हैं तो उसमें सब्जेक्ट वाली मूवीज जो होती हैं, सब्जेक्टिव मूवीज, वो उनकी भी कहीं ना कहीं खपत जरूर हो जाती है, और उनकी एक ऑडियंस भी है। अब हमारी ऑडियंस जब हम 24 करोड़ या 25 करोड़ आवाम में से निकालते हैं, तो हमें वो रेशो भी देखना है कि कितने लोग असल में सिनेमा जाके फिल्म देखना चाहते हैं, कितनों के पास पैसे हैं, कितनों के पास टाइम है। ये भी है ना, लोगों के पास टाइम भी नहीं होता। अब बात यह है कि जहां आप उधर जाते हैं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका हिसाब अगर आप लगाते हैं, और उनके यहाँ जो कल्चर है सिनेमा को देखने का, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मतलब कंपैरिजन बन जाता है। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला उनका मामला बड़ा तो देखिए, बात है कि गुंजल जैसी फिल्म अभी बनी, ढाई चाल जैसी फिल्म अभी बनी, और
सब्जेक्टिव मूवीज पाकिस्तान में भी बन रही हैं। अच्छा, इंडिया में शमीम भाई, इंडिया में मामला ये भी है कि वहां पर हीरोइस्टिक कैरेक्टर के हवाले से भी मूवीज बनती हैं। मतलब शाहरुख खान की है तो लोग देखने जाएंगे, नो मैटर बाय व्हाट कि भाई क्या मामला है क्या नहीं है, दीगर क्या कास्ट है। हमारे यहाँ सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, हमारे स्टार्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से बॉलीवुड के हैं। बनाए भी तो नहीं ना। जी सर, मेरा सवाल यही था आपसे। जब राहत भाई इंडिया में काम कर रहे थे तो कितना उनका नाम था, जब वो आतिफ असलम इंडिया में काम कर रहे थे उनका कितना नाम था। ठीक है, आप मुझे बताइए कि जब हम पाकिस्तान अपने ही एक्टर्स को या सिंगर्स को या आर्टिस्ट को बुलाते हैं, हम उन्हें क्या रिस्पेक्ट देते हैं, हम उन्हें क्या ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं कि हम उनको स्टार बनाएं। वो लोग छोटे छोटे लोगों को, साउथ इंडियन फिल्मों के एक्टर्स को, जो हर रंग के, हर नस्ल के, हर कलर के वो लोग हैं, कैसे भी वो दिखते हो, उनको स्टार्स बनाया उन्होंने। हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्सेस हमने इतनी बना लिए हैं, गोरा लड़का होगा, पतली लड़की होगी, ऐसा होगा। हमने लिमिटेड कर दिया है अपनी सोच को, पता नहीं क्यों। हम तो आर्टिस्टिक लोग थे 15, 20, 25 साल पहले, हम आर्ट के बारे में सोचते थे। आज हम सिर्फ लुक्स के बारे में फंस गए। तो सर मेरा सवाल वासी साहब आपसे यही है, कर दिया है कि ये लुक के लोग होंगे तो जनाब वो तो सर आप और कुछ लोग और भी होंगे आपके साथ ऑब्वियसली, जो कि ये इंडस्ट्री चलाने में आप लोगों का बड़ा एक अहम किरदार है। तो सर ये रुझान को चेंज क्यों नहीं किया जाता? गोरा लड़का, मतलब साउथ इंडियन अगर आप एक्टर्स देखेंगे तो वहां पे तो कोई गोरा ही नहीं होता, और वहां पर तो उनका पंजाबी एक्टर नहीं चलेगा। मतलब साउथ इंडियन एक्टर फिल्मों में वो पंजाबी लड़का लेते ही नहीं है। भाईजान ये सवाल जो है ये होगा चैनल के ओनर से, जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, जिनको मैं कोई गोरे लोगों के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं ये नहीं सोच कह रहा कि गोरे लोग या खूबसूरत लोग जो है बुरे, लेकिन हमने इतना लिमिटेड क्यों कर दिया कि जब हम कास्ट करने के लिए जाते हैं तो 5-6 लड़के हैं, वो भी गोरे हैं, और हम किसी सांवले लड़के पे या किसी और छोटे कद के आदमी पे या छोटे कद की लड़की पे या थोड़ी सी चबी किसी शख्सियत पे हम जो है वो फौरन मुंह बना देते हैं। नहीं जी, ये वो। और बात ये कि क्लास कोई चीज नहीं होती, एक्टर की कोई क्लास नहीं होती। हमने ये क्लासिफिकेशंस क्यों कर दी हैं? एक्टर होता है, वो भंगी भी बन सकता है, वो बादशाह भी बन सकता है, उसका काम एक्टिंग है। आपने उसके ये नहीं देखना है कि वो पर्सनली कौन से कपड़े पहन के फिर रहा है, वो किस गाड़ी में आया है, वो घड़ी कौन सी पहनता है। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। यू कॉल्ड हिम फॉर व्हाट यू नीड फ्रॉम दिस पर्सन। आप वो करवाएं उससे। हम यहाँ क्लास में फंसे हुए हैं, ये जी गाड़ी फलानी गाड़ी में आती है, ये फलाने गाड़ी में जाता है, वो बाइक पे आता है, ये रिक्शा में आती है। ये सोच इतनी घटिया मुझे लगती है। हमने खुद लिमिटेड अपने इंडस्ट्री को कर दिया है। मैं तो जी इस इंडस्ट्री से ऑनेस्टली कभी कभी मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं इसका हिस्सा हूँ अब तक। मुझे सिर्फ ये कि काम करना पड़ता है टू जस्ट रन माई माई लाइफ, अदरवाइज मुझे बड़ी इख्तलाफात हैं। नहीं सर, वी शुड ऑल प्राउड, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू शमून साहब। अच्छा, उनसा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसा साहिबा, चले मैं आता हूँ वो सवाल की तरफ। मैंने सोचा पहले आपसे थोड़े से हल्के फुल्के सवाल कर लिए जाएं। एकदम से मैं अगर आपसे पूछ लूँगा 8 फरवरी को कौन जीत रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑफेंड हो जाएं। तो कौन जीत रहा है वैसे, कौन सी पार्टी जीत रही है, ये बताएं। इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी जी? इतना वाकई आपने तो ऐसा सवाल मैंने इसलिए मैंने कहा बाद में करता हूं ताकि ऐसा ना होना कि आप कहेंगे यार आपने पहले ही आते ही सवाल ऐसा कर दिया। अच्छा, चले सितारे बता, अब आप ऑप्शंस देंगे तो फिर मैं बताऊंगी आपको। मतलब ऑप्शन मैं कौन सा, आपको सबको पता है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, मौलाना साहब की पार्टी है, और कौन कौन सी पार्टी है? मेन पार्टी तो ये है ना, मौलाना साहब की पार्टी है। या अच्छा देखिए, कार्ड्स मैं बता देती हूँ। जी जी। 10 स्टार का कार्ड है, फिर यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पहले तो अगर हम इलेक्शन की एनर्जी देखें तो तलवारें ही नजर आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। काफी कोशिश की जाएगी कि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे ना किया जाए। अच्छा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अथॉरिटी जो है, जैसे जुडिशरी होगी, इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी वजह से, उनके प्रेशर की वजह से उन्होंने तो ये सवाल खत्म ही कर दिया ना कि अब आप ये सवाल कर, मतलब ये अब एक ऐसी बात है कि कल सुबह होगी या नहीं होगी, ये वाली बात हो गई कि होनी है 8 तारीख को इलेक्शन होने। उसके बाद जो है ना, देखिए यहाँ पर जो मुझे एक मिली जुली हुकूमत नजर आ रही है, किसी एक की मेजॉरिटी नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी भी है यहाँ पर, नून लीग भी है, और मौलाना साहब की कुछ सीट्स भी हैं, लेकिन ज्यादा जो हावी है वो पीपल्स पार्टी है और नून लीग मुझे नजर आ रही है। कुछ जो है वो पीटीआई को भी सीट्स मिलेंगी, लेकिन मेजॉरिटी इन दो जो बड़ी पार्टीज हैं इनको ही जो है वो, और वजारत उस्मा किसके हिस्से में आएगी? क्योंकि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ साहब हैं,
तो इन दोनों के देखिए, कार्ड्स अभी कैसे हैं? थोड़ा सा अगर इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हुकूमत जो है वो देखिए यहाँ पर अगर बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो मुझे वो प्राइम मिनिस्टर तो बनते हुए नजर नहीं आ रहे, ना ही मरीम नवाज का जो मैंने कैलकुलेशन की थी तो वो भी मुझे नहीं, वो तो दौड़ में भी नहीं है ना, वो वजीर आजम की दौड़ में है भी नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हैं ऑब्वियसली जी। तो नवाज शरीफ का मुझे ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। अच्छा। जो बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन रहे, लेकिन कोई अच्छी पोस्ट उनको, कोई वजारत, कोई बड़ी वजारत मिल सकती है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी उनसा शाह साहिबा और शमून अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके दोनों का। जनाब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत 2023 में किस तरह की थी ये अब बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन 2024 में किस तरह की होगी, क्या पाकिस्तान में मईशत के वाले से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, एक आम इंसान की जो मामूलाती ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आ सकेगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी या नहीं होगी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस साल के आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और जनाब शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, ये बताइएगा 2023 पाकिस्तान की मईशत ज़बू हाली का शिकार ही रही। एक वक्त ऐसा आ रहा था कि हम डिफ़ॉल्ट के काफ़ी ज़्यादा करीबी पहुंच गए थे, डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें भी आ रही थी। अब 2024 में पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो सकेगी या इस वक्त इस कंडीशन में है कि हम एक साल के अंदर कुछ बेहतर पोजीशन पर आ सकेंगे, या पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए इलेक्शन के बाद भी 1-2 साल लग सकते हैं? देखिए, अगर आप 2023 जो आज खत्म हो जाएगा उसको देखें और जो आने वाला टाइम है उसकी प्रोजेक्शन करें, तो एक्सेप्ट फॉर एक्सचेंज कंपनी और IMF के साथ थोड़ा बहुत जो हमारा एडजस्टमेंट हुआ है, हमने किसी भी बुनियादी खराबी पे जो मईशत में है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। और हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि जो अब इस दफ़ा इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी और वो पाकिस्तान के वो फैसले करके जाएंगे जो फैसले नहीं हुए अरसे तक। फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन है, डिस्को है, पावर सेक्टर है, NFC अवार्ड का मसला है, तो वो सब चीज़ें नहीं हुई हैं। और 2024 जो है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खुश आइंद मईशत की शक्ल मुझे नज़र नहीं आ रही। तो लेट्स सपोज अगर 8 तारीख को इलेक्शंस हो जाते हैं, कोई भी पार्टी वजूद में आ जाती है, इलेक्शंस बना लेती, हुकूमत बना लेती है, सर कितना टाइम लगेगा? लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी जमात आती है, चलें उसमें एक नून आती है, पीपल्स पार्टी आती है, तहरीक इंसाफ आती है, पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कम से कम एक आम इंसान, क्योंकि हम मईशत का ताल्लुक आम इंसान से ज़्यादा बेहतर होता है, तो उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली साल 2 साल? देखिए, इसमें मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जिस माहौल में और जिस मैनिफेस्टो और जिस तरीके से सियासी पार्टियां अपनी चीजें प्रेजेंट कर रही हैं और जिस तरह वो आ रही हैं, ये तो 100 साल में भी नहीं कर सकेंगे। ये जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 300 यूनिट वालों को गालिबन शायद फ्री बिजली देंगे, ये तमाम चीजें। मेरी बात सुनो ना। जी जी, मैंने कहा, आपने मेरे ख्याल में मेरी बात को पूरी तरह आपकी आवाज कट गई थी, शायद मैं सुन नहीं सका। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके का मुझे नॉमिनेशन नजर आया है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका रेटरिक है, या जो उनका जो पुराना एक्सपीरियंसेस हैं, उसको अगर आप सामने रखते हैं तो ये 100 साल में भी नहीं कर सकेंगे। और उसकी वजह आपको लग रहा है कि वो प्रोफाइल है, क्योंकि जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं उसी वजह से वो करना नहीं चाहते? वजह यही है क्योंकि आपने 2023 में भी मईशत को बेहतर करने के लिए कई इक़दाम बताए थे, लेकिन हमने ट्रांसमिशन बहुत की थी, लेकिन वो हो नहीं सके। इसके अंदर पाकिस्तान, लेकिन मैंने कहा ना कि जो नॉमिनेशंस में देख रहा हूँ, जो मुझे इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है,
जो लोग मुझे नजर आ रहे हैं कि वो इलेक्ट होते आ रहे हैं, वो कोई नए लोग तो नहीं है ना। पीपल्स पार्टी की सिंध में 30 साल से हुकूमत है, तकरीबन 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो वो अब क्या ऐसा करेंगे जो पहले नहीं किया। तो ये बात बड़ी गलत है कि हम कुछ समझ रहे हैं कि ये कोई हम इलेक्शन के अंदर के बाद कोई हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सोल्यूशन पाकिस्तान का, आपने वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर की रिपोर्ट नहीं पढ़ी शायद, जिसने कहा है कि पाकिस्तान का गवर्नेंस मॉडल नहीं चल सकता। और शायद आपने गड़ी खुदाबख्श में जो बेनज़ीर जो बिलावल और जरदारी साहब ने तकरीर की है, वो भी शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी। इसमें उन्होंने कहा है कि ना इस्लामाबाद सुनता है, ना समझता है, ना देखता है। तो ये चलने वाली कहानी नहीं है, मईशत की कहानी नहीं चल सकती। वो तो सियासी बयान आता है ना बेसिकली। जी वो गड़ी खुदाबख्श की जो आप बात कर रहे हैं वो सियासी बयान आते हैं सर। यार मैंने आपको कहा ना, चले वो सियासी बयान नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा बयान है। वो आप उसको सियासी बयान ले रहे हैं ना, वो ये नहीं वो कह रहा, वो जो गलत कह रहा है वो सही नहीं, वो बात वो ठीक कह रहा है कि इस्लामाबाद ना सुनता है, ना समझता है, ना देखता है। और उसी के साथ अगर आप देख लें तो परसों का 2 दिन पहले का डॉन अखबार है, जिसमें वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर की 3 कॉलम की रिपोर्ट है। उसने कहा है कि पाकिस्तान का गवर्नेंस मॉडल नहीं चल सकता। ये बड़ी वाज़ेह बात है। जिस गवर्नेंस मॉडल के साथ पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है, इसके साथ आम आदमी की भलाई का कोई चांस नहीं है। बिजली दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये इनके मतलब इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी जो आदत अतवार हैं, जो इनका तरीका है, ये 8-8 गाड़ियों की कॉन्वॉय में घूमते हैं, 50 आदमी इनकी सिक्योरिटी के लिए लगे होते हैं। क्या किस दुनिया में रह रहे हो आप लोग यार, क्या बातें कर रहे हो? बात दुरुस्त है सर। मैं अगर आपको फिंगर टिप्स पे पूछूं 5 इकदाम जो आपको लगता है कि बेहतरी करने के लिए फौरी तौर पर करने चाहिए, क्या हो सकते हैं सर? सबसे पहले NFC अवार्ड को रिवाइज करना चाहिए। दूसरा, आपको रिटेलर होलसेलर इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। आपको पावर सेक्टर के अंदर सीरियस किस्म की रिफॉर्म करनी चाहिए, जिसको उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। कल स्टील बिल को भेज देना चाहिए, कल, नॉट परसों नहीं, कल, या उसको जो कुछ फैसला करना चाहिए PIA को कल भेज देना चाहिए। तमाम लोकल बॉडीज का जो आर्टिकल 140A है, जिसमें लोकल बॉडी को आपने फाइनेंशियली एम्पावर करना है, वो आपको देना चाहिए। सूबों को नए सूबे बनाने चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये बेकार की। तो ये तो फिर ना ही समझे ना। एक तो आपने सूबों की बात कर दी है, कि आपने ताजरों की बात की कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जानी चाहिए, वो तो ताजर रोड पर आ जाएंगे। मतलब मैं फिर ये ना ही समझूं। क्या जी, क्या कह रहे हैं सर? आपने कहा ना, जो सेकंड ऑप्शन आपने दिया कि जो रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन उनकी आपने प्रॉपर करनी चाहिए। और जो आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग एहतजाज की तरफ भी आ जाएंगे। फिर ना ही समझे सर इसको। तो भाई, तो मैंने क्या कहा? मैं क्या आपने कहा ना गवर्नेंस का, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ इतनी देर से? यही तो कह रहा हूँ ना कि वो एहतजाज की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसका मतलब कुछ नहीं होगा ना यार। इसका मतलब यही हुआ ना। डॉलर सर आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है अभी 2024 में, या बेहतर इसी पे इस्तेकाम पे रहेगा? देखिए, हमें तो शायद इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। और मतलब अगर ये सियासी गवर्नमेंट आई, देखिए अब अगर कोई बेहतरी आ सकती है, वो सिर्फ इस वक्त आ सकती है कि दो इदारे पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट जो अगर आने वाली है, उनको प्रेशराइज करें कि वो सही काम करें। एक उसमें IMF है और एक इसमें एस्टेब्लिशमेंट है। अगर एस्टेब्लिशमेंट अब ये पोजीशन लेती है कि पाकिस्तान माशी तौर पे दिवालिया हो चुका है और हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सब्जेक्ट इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, और वो इन लोगों को सीधा करें, बंदे का पुत्र बनाएं, तो फिर चल सकता है। अदरवाइज ये खुद तो सही होने वाले नहीं है। ठीक है सर, एक चीज और भी है ना, शरह सूद जो IMF के कहने पर गालिबन शायद उन्होंने 22% रखी, इसमें कमी हो सकती है या ये इतनी रहेगी? इसकी वजह से मार्केट भी तो गिरती है ना। मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ इसमें कमी होनी चाहिए, बट सवाल ये नहीं है। अब सवाल ये है ना कि ये एक आइटम है ना। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की पूरी स्ट्रक्चर की रीफ्रेमिंग होने वाली है, और सियासी पार्टियों का मैनिफेस्टो इस बात को इजाजत नहीं देता। वो एक माफिया का हिस्सा हैं, एक स्टेटस क्वो का हिस्सा हैं, जो आपको नॉमिनेशन नजर आई हैं।
तो उसके उन बुनियादों पर आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यही लोग जो 4-4, 5-5, 6-6, 7-8 दफा MNA बनते रहे हैं, अब ये कोई फरिश्ते बन के आ जाएंगे? ये कह रहे हैं आप मुझे? आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये जो 5-4, 6-6 साल 6-6 दफा के MNA हैं, जिनमें से तकरीबन कोई 70% रिपीट हो जाएंगे, तो क्या ये अब 8 फरवरी को इनके ऊपर से कोई नया लिबादा ओढ़ लेंगे? क्या होगा? मतलब क्या आप लोगों का क्या ख्याल है? मतलब ये कोई क्या ये कोई नए आ रहे हैं, ये कोई आसमान से उतर के आए हैं? क्या जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ये पहली दफा पाकिस्तान में आए हैं? क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग? मुझे तो समझ तुम्हारी बातें ही समझ नहीं आती। चले सर, पहली दफा पैदा हुए हैं, अभी नए पैदा हुए हैं। लेकिन लग तो यही रहा ना, जैसे नून लीग की हुकूमत बनाएगी तो ऑब्वियसली इसाक डार साहब ही आएंगे वजीर खजाना के तौर पे, और उन्होंने पहले जो किया वो। यार मेरी बात सुनो, क्या ये सारे बंदे पहले 3-3, 4-4 दफा वजीर खजाना, वजीर तिजारत, वजीर आजम नहीं रह चुके? ये बताएं ना मुझे, क्या क्यों ये कोई नया, ये कोई इनको नया फलसफा आया है, कोई नई वही आई है? क्या बातें कर रहे हो यार? और क्या वो किसी नई सोच के साथ आ रहे हैं, या उन्होंने कोई नया प्लान आपके सामने रखा है यार हम ये करने जा रहे हैं? कभी आपने किसी की जबान से सुना कि हम नए सूबे बनाएंगे? कभी आपने किसी की जबान से सुना कि पावर सेक्टर में हम प्राइवेटाइज? मैनिफेस्टो में सुन लेते हैं सर, उसके बाद नहीं सुन पाते जी। क्या कह रहे जी? मैं कह रहा हूँ मैनिफेस्टो में सुन लेते हैं, जब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो तो उसके बाद फिर वो अमली जामस को नहीं बना पाते। मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा। जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, कभी उन्होंने कहा कि हम नए सूबे बनाएंगे? आपने सुना कोई तकरीर? अगर है तो मुझे बता दें। नहीं सर। चलें सर, थैंक यू सो मच। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। 24 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छा साबित हो। 2023 तो कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होता। महंगाई का साल आप इसको कह सकते हैं, आप बेरोज़गारी का साल इसको कह सकते हैं, अफरा तफरी का साल आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये साल अब तकरीबन 1 घंटे के बाद अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। एक नया सूरज कल सुबह निकलेगा, और इसी दुआ के साथ कि ये सूरज या 2024 पाकिस्तानियों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए नेक शगुन लेकर आए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।